दूसरे टॉपिक से पढ़ने से पहले, दूसरी हेडिंग पढ़ने से पहले बच्चा हमको ये 2 फैक्ट और अभी अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। देखिए पहला पॉइंट है जैसे लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं, तो लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं जैसे पहाड़ी कोयल है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, चीता है, उल्लू है, ठीक है। और ये हुरबर्डिया, ध्यान दें हुरबर्डिया हेप्टान्यूरॉन है जो एक प्रकार की घास में पाई जाती है ये। और दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है जंगली चित्तीदारी, है ना। तो ये जो है नाजुक अवस्था में, ये प्रजातियां नाजुक अवस्था में हैं। और आगे लिखा हुआ है लुप्त प्रजातियों की संख्या, तो लुप्त प्रजातियों की जो संख्या है जो लुप्त हो गए हैं, तो 79 स्तनधारी लुप्त हो गए हैं, और 44 पक्षी लुप्त हैं, और 15 सरीसृप लुप्त हैं, 3 उभयचर लुप्त हैं, 1500 पादप प्रजातियां लुप्त हैं। 15 पादप प्रजातियों की संख्या 1500 है जो लुप्त हैं। चलिए अब हम दूसरा हेडिंग देख लेते हैं। जब हमने ओवरव्यू बताया था पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, बच्चा ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बच्चा हमको ये पता होना चाहिए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या बनता है। IUCN को देख लेते हैं। तो IUCN, हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैनेज करिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसको हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं, याद रखिए ये जो संघ है ये इंटरनेशनल लेवल पर है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। तो इसको कहते हैं हिंदी में, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक नेचर का संघ है जो संरक्षण देने का काम करता है। अगला पॉइंट है IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कौन सा सिटी है, गिलैंड सिटी है, गिलैंड नाम की सिटी है जो स्विट्जरलैंड में है। और आपको पता होगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। यूरोप महाद्वीप में आता है ये देश। अगला पॉइंट है बच्चा, नोट में लिखा है हमने, यह संस्था 1969 से लगातार रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यह संस्था 1969 से लगातार रेड डाटा बुक का नाम याद रखिएगा, रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, जिसमें सभी लुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण मिलता है। कितनी वजह की बात है, ध्यान दें। 1969 से लगातार ये संस्था एक बुक जारी करती है, उस बुक का नाम याद रखिए रेड डाटा बुक है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें जो जीव जो प्रजाति लुप्त हो गई है या संकट में है तो उनका विवरण जो देती है ये बुक, इस बुक में मिलता है, ठीक है। आगे नंबर 1 है सामान्य प्रजाति बच्चा। तो सामान्य प्रजाति क्या होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे आप अपने नोटबुक के अंदर, जिस प्रजाति के जीवित रहने की संभावना, जीवित रहने के लिए, ध्यान दें, जिस प्रजाति के जीवित रहने के लिए संख्या सबसे अधिक हो तो उसे सामान्य प्रजाति कहते हैं। समझ में आई बात नहीं, जिस प्रजाति के जीवित रहने के लिए संख्या सबसे अधिक हो तो उसे सामान्य प्रजाति कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया था, इसमें बहुत सटीक एग्जाम्पल था, याद रखिए। अगला है एग्जाम्पल में हमने लिया है इसमें, जैसे साल का पेड़ है तो इसको सामान्य प्रजाति में रखा है, चीड़ का पेड़ हमने सामान्य प्रजाति में रखा, और मवेशी आदि को हमने सामान्य प्रजाति में रखा। अब अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है संकटग्रस्त प्रजाति। तो संकट के बारे में बात करते हैं, तो यह लुप्त होने की स्थिति में आने वाली प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। समझ में आई बात नहीं। एग्जाम्पल है काला हिरण, मगरमच्छ। नंबर 1 काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, और नेक्स्ट वन है भारतीय गैंडा, और आगे लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है संगाई। लास्ट में लिखा हुआ संगाई हमने आपको बताया था मणिपुरी हिरण है। याद रखिएगा, मणिपुर राज्य के अंदर जो हिरण है उसको हम संगाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्थिति में है, संकट में, पूरे संकट में है, समझे। अब आता है तीसरा हेडिंग है शुभेद प्रजातियां। तो बच्चा शुभेद प्रजातियां क्या होते हैं, लिखेंगे, देखेंगे, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए,
तो उसे शुभेद प्रजाति कहते हैं। समझ में आई बात नहीं? फिर एक बार रिवाइंड करेंगे। जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए तो उसे शुभेद प्रजाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे बच्चा नीली भेड़ है, एशियाई शेर है, डॉल्फिन आदि, तो डॉल्फिन आदि को हमने शुभेद प्रजाति में रखा। एक बात ध्यान रहे विद्यार्थीगण, ध्यान दें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है, तो 3 हमने प्रजातियां इसमें पढ़ ली। अब अगला पॉइंट है बच्चा दुर्लभ प्रजातियां। तो देखिए चौथे नंबर पर पॉइंट आता है दुर्लभ प्रजातियां। तो दुर्लभ प्रजाति की परिभाषा क्या देंगे हम? ये है, कहता है जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए, जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या शुभेद होने की संभावना बढ़ जाए तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा है, ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने इसमें, देखिए हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी आदि, वह 3 एग्जाम्पल रखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा स्थानिक प्रजातियां। तो स्थानिक प्रजाति में क्या हम परिभाषा देंगे? स्थानिक प्रजाति में ध्यान दें, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, किसी खास स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली लिमिटेड रहने वाली प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति कहते हैं। एग्जाम्पल लिया इसमें हमने, अंडमानी टेल निकोबारी कबूतर, ये निकोबारी कबूतर है, और अंडमान के जंगली सुअर। और नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। मिथुन एक प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य आपको पता है गुजरात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं। देखिए, और छठे नंबर पे है लुप्त प्रजातियां। लास्ट नंबर है, सेकेंड हेडिंग का लास्ट नंबर है लुप्त प्रजातियां। जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती, लुप्त का मतलब ही आप समझ रहे हैं, लुप्त मतलब विलुप्त, गायब है ना। जो प्रजाति अब नहीं पाई जाती, तो आगे लिखा है कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश या विश्व भर से लुप्त हो जाती है तो उसे लुप्त प्रजाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि। ठीक है, तो ये लुप्त में रखा है हमने। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरी हेडिंग है हमारी, हमने आपको पहले बताया था कि तीसरी हेडिंग है वनों को नुकसान। तो वनों को कैसे कैसे नुकसान पहुंचता है आगे देखते हैं। तो देखिए, हमें दवाइयाँ, रबड़, ईंधन, भोजन, लकड़ी, चारा आदि ये सभी वनों से मिलता है और हमने ही वनों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, ये बात हमने लिखी नहीं है हालांकि। देखिए, इसमें आपको एक हेडिंग नंबर देना है, एक पॉइंट देना है आपको इसमें। औपनिवेशिक काल में, मतलब ब्रिटिश काल में, जब देश ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस टाइम में रेल लाइन और संसाधनों के लिए वनों की कटाई हुई, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप देंगे इसमें, झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचा। झूम खेती, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है, हालांकि लिख दिया हमने, देखिए सामने नोट में लिखा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपको पता है कि भारत के कितने राज्य पूर्वोत्तर में आते हैं। यदि आपको आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा इसमें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी वनों को काफी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, आपको तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है। जानते हैं ना, डैम वगैरह, जब डैम वगैरह बनते हैं तो डैम जब बनेंगे तो वनों की कटाई होगी, है ना। तो वनों की कटाई होगी तो वनों को नुकसान पहुंचेगा। रेल लाइन बिछेगी, जब रेलवे लाइन बिछेगी तो वन काटे जाएंगे तो वनों को नुकसान होगा। ठीक है, और जब झूम खेती करते हैं हम लोग तो झूम खेती में भी वनों को नुकसान पहुंचता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने इसमें, लास्ट पॉइंट है खनन द्वारा। खनन आप जानते हैं, जब आप कोई चीज खुदाई करते हैं, खनन होता है, उसको हम खनन बोलते हैं। तो खनन द्वारा भी वनों को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो आपको जब आप ये लिखें तो आपको 4 पॉइंट इसमें जरूर नोट करने हैं।
अब चौथा हेडिंग है हमारा, इसमें जैव विविधता को कम करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो एक बार फिर देख लें हेडिंग, चौथी हेडिंग नोट करनी है आपको, जैव विविधता को कम करने वाले कारक बताइए। तो नंबर 1 कारक आपको बताना है जानवरों को मारना या शिकार करना। ठीक है, जानवरों को मारना या कम शिकार करना। नंबर 2 पे क्या लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण। आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत गैसें, जब दूषित गैसें होती तो हम वो हमारे पर्यावरण को, क्या एनवायरनमेंट को जब गंदा कर देंगी तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, तो पर्यावरण प्रदूषण भी है। तीसरा पॉइंट हमने लिया है जंगलों में आग लगना। आपने देखा होगा आए दिन खबरें मिलती रहती हैं, अभी हालांकि अभी अमेरिका में ये घटना मिली, उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ होता रहता है, तो जंगलों में आग लगना। और चौथा पॉइंट है इसमें बचा वन कटाई, है ना, वन वगैरह जब कटते हैं, अभी आपने हैदराबाद की न्यूज पढ़ी होगी, तो हैदराबाद में देखिए कितने एकड़ में वन था, उस वन को काट दिया गया था, उसमें बहुत जीव थे, इसमें आपने रील में भी देखा होगा, है ना, बहुत जीवों को हानि हुई है उसमें। तो इस प्रकार से आपका चौथा हेडिंग कंप्लीट हुआ। पांचवा हेडिंग भी इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट है बच्चे 5वें नंबर पे पॉइंट आता है, 5वां हेडिंग है हमारा, तो ध्यान देंगे। 5वां हेडिंग है अपना वन कटाई के परिणाम। तो वन कटाई के परिणाम में अगर हम बात करते हैं तो वन कटाई के परिणाम में पहला परिणाम निकल के आता है बाढ़ वगैरह आएगी, जब वनों की कटाई होगी तो बाढ़ आएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बनता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु में चेंजिंग हो जाएगा। और तीसरा परिवर्तन बनता है सूखा पड़ेगा, जब वनों की कटाई हो जाएगी तो सूखा पड़ेगा, है ना। और चौथा पॉइंट है जो नॉर्मल है, सब जानते ही हैं, आम जनता को नुकसान होगा, वनों की कटाई से आम जनता को काफी नुकसान पहुंचेगा। तो आपसे अगर पूछा जाता है वनों की कटाई के परिणाम, तो वनों की कटाई के परिणाम 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट आपको बोलने हैं। पहला पॉइंट बाढ़, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा सूखा और चौथा बोलेंगे आप आम जनता को नुकसान। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए छठे नंबर पे टॉपिक है अपना भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। अब बात कर रहे हैं हम छठे नंबर पर है टॉपिक अपना भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। पहला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए 1972 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत इसमें नियम था कि संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव पर रोक होगा, दूसरा पॉइंट था शिकार करने पर रोक होगा, तीसरा पॉइंट था जंगली जीवों के व्यापार पर रोक होगा। जो जंगली जीव हैं, जो मतलब आप जानते हैं जो जंगली जानवर हैं, तो उनके व्यापार पर, उनकी ट्रेड पर रोक होगा। अब अगला पॉइंट है सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, सरकार ने इसी के अंतर्गत नेशनल पार्क बोले तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए। ठीक है, जिसमें बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, हाथी आदि को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कीटों को भी संरक्षण दिया गया। जो कीटों में हम एग्जांपल में लेंगे ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, इस प्रकार से तो कीटों को भी महत्व दिया गया है। अब अगला 7वें नंबर पर जो टॉपिक आता है वो है सरकार या वन विभाग द्वारा वनों को का वर्गीकरण। तो ध्यान देंगे सरकार या वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, मतलब हम बोले प्रशासनिक तौर पर या वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वन विभाग द्वारा या प्रशासनिक तौर पर वनों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है आरक्षित वन, दूसरा आप नोट करेंगे दूसरे नंबर पे संरक्षित वन और तीसरे नंबर पे नोट करेंगे अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो 7वें नंबर पे टॉपिक है आपका सरकार या वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप देख रहे हैं आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत। अब एक हेडिंग और बचा है 8वां, उसको और देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बच्चा नंबर 1 पर आरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या बोलेंगे हम? ये वन सरकार द्वारा पूरी तरह से आरक्षित होते हैं। ये वन पूरी तरह सरकार द्वारा, ध्यान देंगे, ये वन सरकार द्वारा पूरी तरह से आरक्षित होते हैं। इनमें लकड़ी काटना, शिकार करना प्रतिबंधित होता है। यह देश के कुल वन क्षेत्रफल का 53% है। याद रखिएगा, कुल जितना भी वन है हमारे देश में 100% है, तो 100% में से 53% क्षेत्र पर ये कौन सा वन है? आरक्षित वन है। और याद रखेंगे इसमें क्वेश्चन दिया हमने सर्वाधिक आरक्षित वन वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे ओडिशा और तीसरे नंबर पे बिहार आता है।
ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट है संरक्षित वन। तो संरक्षित वन में हम बात करेंगे इन वनों में कुछ गतिविधियां, एक्टिविटी, कुछ अनुमति दी जाती है, मतलब गतिविधियों की अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। ये वन जो होते हैं सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, पूरा इन पे हम बोल सकते हैं कंट्रोलर पूरा सरकार होती है। और यह देश के कुल वन क्षेत्र का 29% है। याद रखिएगा 53% आरक्षित वन है और 29% संरक्षित वन है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत वन। तो ये क्या है जरा पढ़ेंगे। ये वन न तो आरक्षित होते हैं और न ही संरक्षित होते हैं। ध्यान दो, न तो आरक्षित होते हैं और न ही संरक्षित होते हैं। वन की कैसे होते हैं? अवर्गीकृत वन होते हैं। इनमें कुछ हद तक सार्वजनिक उपयोग की अनुमति होती है। यह कुल वन क्षेत्र का 18% हिस्सा है। याद रखिएगा 18% अवर्गीकृत वन है और 29% संरक्षित वन है और 53% आरक्षित वन है। ठीक है, तो मान के चलिए वन पूरे भारत में 100% है, तो 100% में से 53% आरक्षित वन हो गया, 29% ये संरक्षित हो गया और 18% अवर्गीकृत वन हो गया। ठीक है भैया, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।